बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में एक तरफ हजारों तलबा आज फिर सड़कों पर निकल आए और साथ ही वकला ने अदालतों को ताले लगा दिए। मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा है और अब मरियम नवाज हुकूमत किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज मौखर होने के बावजूद इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दूर दराज जो मार्केटें हैं वो भी जबरदस्ती बंद करवा दी गई है, जहां पर किसी डेलीगेशन के आने का चांस भी नहीं है। और ये हुकूमत किस तरह बलंडर पर बलंडर करते जा रही है। मौलाना ने आखिरी जो कील है वो ठोंक दी है। काजी साहब दो ममालिक के टिकट उन्होंने बुक करवा लिए हैं, बिल आखिर खैर खैरियत से जाएं, ये दुआएं उनके लिए की जा रही हैं। इस पे भी बात करेंगे, वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए जो है वो जरूर आप आगाह करेंगे। अच्छा, अब इस वक्त एक तो सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का, वो काजी साहब का बाइज्जत जाना है। बाइज्जत हो या थोड़ी सी इज्जत के साथ वो अगर घर चले जाएं तो ये एक बड़ा अजाब जो समझा जाता है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त है, अब वो अजाब उतर जाएगा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होते हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं भी खोलते तो कम अज कम ये होगा कि कुछ ना कुछ इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। बिल्कुल जिस तरह काजी साहब लेटे हुए हैं उतना कोई भी शायद जस्टिस अमीन उद्दीन के अलावा ना लेट सके, तो उसका कोई ना कोई फायदा जरूर पाकिस्तान की जमहूरियत को, आइन को, पाकिस्तानियों को हो जाएगा। लेकिन आखिर दम तक काजी साहब बगैर चिमटे हुए हैं। हुकूमत अपने नंबर गेम पूरे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नंबर गेम पूरी नहीं हुई। रियाज फतेहाना, उनके बेटे को अगवा किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर दोबारा अगवा किया गया और शायद वो अब जो है वो तरमीम के लिए वोट दे दें। इसी तरह दो तीन जो सेनेटर्स हैं उनकी बातें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं, वो तहरीक इंसाफ के काबू कर लिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं वो भी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन नंबर गेम मौलाना फजल रहमान के बगैर पूरा नहीं है। और फजल रहमान ने जो गुज़श्ता रात तकरीर की है वो बड़ी अहमियत की अमल है, उसमें बड़े तबसरे हो रहे हैं, क्योंकि फजल रहमान से ये किसी को भी तवक्को नहीं थी कि वो इस तरीके से डट जाएंगे। लेकिन उनको अंदाजा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ के पास है। आखिर उसकी वजह क्या है? वजह एक ही है, उनकी प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज। जरदारी और शरीफ खानदान के साथ जो भी जाता है वो कचरा हो जाता है, चूंकि कचरे के साथ मिलकर बंदा कचरा ही होता है। तो इस वजह से जिसने सियासत, आप देखिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, वो जरदारियों और शरीफों की जब से उन्होंने हमायत की है, अवाम के अंदर उनकी जो साख है, जो इस वक्त पॉलिसीज पर तनकीद हो रही है, ठीक है डंडे के जोर पे आप तस्लीम ना करें, लेकिन ये एक रियलिटी है कि जो भी आले जरदार और आले शरीफ के साथ होगा, यानी कचरे के साथ मिलके कचरा हो जाएगा। ये एक बड़ा यानी काफी अरसे से ये चीज देखने में आई है। इमरान खान का किसी को चेहरा पसंद नहीं है तो उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, उसका कोई बेहतर मुतबादल अगर होता, जो जिसका माजी दागदार ना होता, जो करप्ट ना होता, जिसकी बैरून मुल्क जायदादें ना होती, तो शायद आज इस तरह पब्लिक जो है वो ना होती। जब लोगों ने देखा कि भाई इमरान खान जैसा एक आलमी रहनुमा उसको हटा के तो फिर वो कचरा लेके आ गए जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रखा है, जिन्होंने पाकिस्तान को इस नेज पे पहुंचाया और अपनी इन्होंने जायदादें बैरून मुल्क रखी हुई हैं, कारोबार उधर है, इन्होंने पाकिस्तान से भाग जाना है। तो लोगों को ये ज्यादा गुस्सा लगा है अपनी एस्टैब्लिशमेंट की इन पॉलिसीज पर, जो रद्द अमल आप सोशल मीडिया पे देखते हैं और रोज बंदे जो इज़हार राय करते हैं किसी ना किसी को उठा लिया जाता है। अब मामला यह है कि कल आपने देखा कि भारतीय खातून सहाफी को नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया, कश्मीर का जिक्र नहीं किया, मोदी की तारीफें और मोदी की आमद की ख्वाहिश का इजहार किया और उसने खुद इसका इजहार किया। ये पता चलता है, ये जो कहते थे इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, ये सौदा ये होता है जो इस वक्त है 5-6 लोग बल्कि कनाडा से, कैनेडियन गवर्नमेंट ने भारत के निकाले, मुल्क बदर किए। अब ये सबसे बड़ी खबर एक जमाने के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लगती थी, लेकिन इस मीडिया के अंदर से इस खबर को गायब कर दिया गया है और बिल्कुल छोटी सी अखबार के अंदर ये खबर लगाई गई है। ये कौन है जो पॉलिसीज को इतना बड़ा शिफ्ट कर रहा है? यानी पहले आपने कश्मीर पे पॉलिसी चेंज हो गई, फलस्तीन पे पॉलिसी चेंज हो गई, और ये होती है सौदेबाजी। इसको सौदेबाजी कहते हैं। यानी कश्मीर कहते हैं ना बेच दिया, ये होता है बेचना। यानी फलस्तीन जो है वो उस पे झंडा लेके आप एहतजाज नहीं कर सकते। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और बस उसके
وہ جو پی ٹی آئی نہیں گئی تو وہ غدار ہو گئی، لیکن جو یہاں پہ اب کیا آپ کر رہے ہیں؟ اچھا کشمیر جو ہے اس کا سودا کر دیا گیا ہے، یہ بظاہر بالکل واضح ہے۔ یعنی نواز شریف اور اس کی بیٹی جس طرح بیٹھ کے، اور انہوں نے اس خاتون زاوی نے یہ ذکر کیا ہے، اس نے کہا جی پہلے جو حکومت تھی یعنی عمران خان کی حکومت نے شرط رکھی تھی کہ بھارت پہلے کشمیر پہ آرٹیکل 370 والا حملہ واپس لے پھر بات ہوگی، لیکن نواز شریف نے کشمیر کی کوئی بات نہیں کی اور کہا اچھا ہوتا مودی بھی پاکستان آتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے سودے بازی اور بیچنا۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 2 ممالک کی ٹکٹس بک کی ہیں، اور یہ کامران مرتضیٰ نے بتایا، آپ کو علم ہے فضل الرحمان کی پارٹی کے ہیں، ایک ترکی اور ایک جو ہے وہ سعودی عربیہ۔ ترکی وہ جائیں گے، ان کی ہمشیرہ وہاں بیمار ہے، ان کی عیادت کہہ رہے ہیں انہوں نے جانا ہے، اور سعودی عرب وہ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے، اور ریٹائرمنٹ کے فوری بعد یعنی اگلے 2-3 دنوں کے اندر یہ بیرون ملک ان کی روانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو خیریت سے لے جائے، ادھر ہی خیریت سے رکھے، اور جب تک فتنے کم از کم ان کی جو یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ جو پرچھائی ہے وہ گل سڑ نہ جائے تو ان کو واپس جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، چونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور جب کسی کی پرچھائی پڑتی ہے تو وہ ایک یعنی اچھا نہیں ہوتا بعد اوقات۔ اچھا اسلام آباد جو ہے پہلے تو تھا کہ تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا، داخلی راستے اس طرح بند نہیں کیے گئے تھے، چیکنگ بڑی سخت تھی، رات کو میں خود اسلام آباد پہنچا ہوں تو دیکھا ہے کہ بہت سخت چیکنگ تھی، خاص طور پر افغان اور جو نظر آ رہے تھے بلوچ یا سندھی، تو ان کو بڑا زبردست طریقے سے وہ چیک کر رہے تھے، لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، لیکن رات کو اچانک انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر میں حیران ہوں E11 کے اندر میں جو ہے وہ موجود، لیکن مارکیٹیں بند کر دی ہیں، نہ کوئی ادھر آنا جانا، نہ کوئی ادھر مہمان آنے، نہ کوئی ادھر ٹریولنگ ہے، تو زبردستی پوری مارکیٹس بند کروا دی گئی۔ اب اس سے عوام کے اندر اور زیادہ غصہ ہوتا ہے، اچھا مہمان آئے ہیں، اب بھارتی صحافی یہ لکھ رہا ہے کہ بھئی 9,000 بندہ جو ہے وہ سیکورٹی پہ لگا دیا گیا ادھر ہوٹل جہاں پہ بھارتی اور دیگر صحافی وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں اسلام آباد انڈر لاک ڈاؤن ایز جے شنکر ٹو ارائیو فار SCO میٹ ٹوڈے، رپورٹنگ یہ ہندو بتا رہے ہیں کہ جے شنکر جو ہے وہ آئے ہیں تو پاکستان کے لیے یہی کافی ہے، تو انہوں نے 9,000 سیکورٹی فورسز کے پرسنل لگا دیے ہیں۔ یہ تو چلے مجبوری ہے، سیکورٹی دینی چاہیے، ہر حوالے سے ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور راولپنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پریشانی ہے۔ اچھا عمران خان وہ احتجاج جو ہے وہ ملتوی ہوا، لیکن حکومت جو ہے وہ ابھی تک آئینی ترمیم کا نمبر پورا نہیں کر سکی، اور اگلے 2 دن کے اندر چونکہ یہ SCO کانفرنس ختم ہوگی تو اگلا یہ دنگل جو ہے وہ شروع ہوگا، تو لگتا یہ ہے کہ حکومت اب اپنے جال میں پھنس گئی ہے، اور باقی جو ججز ہیں اب ان کی تعریفوں کے پل باندھے گی، اور قاضی صاحب کے جانے کا جو وقت ہے وہ ہو گیا ہے۔ لیکن لاہور کے اندر وکلاء نے تالے لگا دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالتوں پہ حملہ کیا گیا پولیس کی طرف سے، گرفتاریاں ہوئی، تشدد ہوا وکلاء کے لیے، کوئی پولیس والا عدالت کے اندر نہیں آ سکتا، تالے لگا دیے گئے ہیں، بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ISF جمعیت MSM اور دیگر تنظیمات جو ہے وہ نکل آئی ہیں اور وہ احتجاج کر رہی ہیں، جو بچی کا معاملہ ہے اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میڈیا کے تمام سیٹ چونکہ کرائم پارٹنر ہیں، یہ باقاعدہ پاکستان کا وہ مافیا ہے جو ایک طرف بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، اور انہوں نے چینلز اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کسی چینل نے کالج کا نام نہیں لیا، اور اب بچی کو پتہ نہیں غائب کر دیا گیا ہو۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی اس وقت سامنے نہیں لا رہا۔ پنجاب حکومت نے کئی طرح کے موقف دیے ہیں، بہت سارے اس کے اندر بلنڈر آئے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تمام تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں، لیکن اس صورتحال کے باوجود جو ہے ہزاروں طلبہ آخر ویسے تو احتجاج نہیں کر رہے، پھر جو وزیر ہیں صوبائی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بااثر لوگ ہیں، کالج سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مختلف تعلیمی اداروں کے یہی ماحول ہے، اور اب یہ آگے جو مختلف جماعتیں ہیں، اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ اب میدان کے اندر آئی ہیں، تو اس کی وجہ سے معاملات آج کینال روڈ پر آپ سمجھیں کہ لاہور کے اندر ایک بڑا جو اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ وکلاء نے عدالتوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں۔ مریم نواز حکومت کا جو اس وقت ظلم ہے، جو پولیس پنجاب پولیس جو مریم فورس بنی ہوئی ہے اس کے خلاف وکلاء بھی سراپا احتجاج ہے، چونکہ ناجائز مقدمات قائم کیے گئے ہیں، تشدد کیا گیا ہے، اور لگتا ہے کہ اس دور کے اندر تو
जैसे गुल्लू बट बन गए हैं सारे। ऐसी कोई ना किसी को, आज हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर जो सहाफ़ी हैं जो फॉरेन ऑफिस की बीट कवर करते हैं, जिनका काम ही आज का जो SCO ये समिट है उसको कवर करना है, वो उनको भी आने की इजाज़त नहीं है। अब मसला ये है वो कवरेज के लिए भी नहीं आ सकते। ये जब बात, ये सारी चीजें एक तरफ चल रही हैं और दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को सरप्राइज दिया है, एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है, उनको अंदाजा हो गया है कि लोगों ने किस तरह उनको इज्जत दी है, और अगर वो जरदारी और जिस तरह शरीफ खानदान के कचरे के साथ खड़े रहेंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, आवाम इसीलिए उनको रिजेक्ट कर रही है। तो हालांकि तहरीक इंसाफ वो आपस के अंदर बड़े मुखालफ हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी तवक्कुआत थी। अभी भी फजलुर रहमान के हवाले से कुछ चीज़ें भी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल ये उनके माजी के हवाले से है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि वो 25 तक ये तरमीम नहीं होने देंगे, उनकी पूरी कोशिश होगी। अगर तो कोई ऐसे लोग अगवा हो गए जो तहरीक इंसाफ के गद्दार बने, हत्ता कि फजलुर रहमान का भी एक सेनेटर शायद जो है वो तोड़ लिया गया है, हालात ये है इस वक्त, उनको भी नकबजनी लगाई गई है। लेकिन जो उन्होंने रात को मीरपुर खास के अंदर तकरीर की है, उस तकरीर पर बहुत बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि आपके पास शहबाज शरीफ अक्सरियत नहीं है, आप अकलियती हुकूमत है और आप आईनी तरमीम करके इस तरह आइन पे शब खून मारना चाहते हो, तुम्हें शब खून नहीं मारने दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐवानों से घसीट कर बाहर फेंका जाएगा। ये सियासी अगरचे जुमलेबाजी होती है लेकिन बड़ी मानी खेज होती है। फिर उन्होंने जो बातें की है कि हमारे पास मुसवदा लेके आए और कहा गया वोट दें, लेकिन मुसवदा है ही कोई नहीं। तो ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बताया कि आप कहते हो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, धांधली के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमें सब, मेरी दाढ़ी सफेद काली थी, स्याह थी जब मैं सियासत के अंदर आया, आज सफेद हो गई, हमें पता है कि ये कौन करता है। तो लाजमी बात है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर उन्होंने कहा धांधली हो नहीं सकती, ये धांधली वही करवाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है वो बता रहे थे मेरे अब्बा जान ने आइन बनाने के अंदर उनका किरदार था और हम आज आइन बचाएंगे। इससे वादे होता है कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान वो कम से कम इस मामले के अंदर एक पेज पे है। अब नंबर गेम पूरा करने की कोशिशें हो रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनकी बका इसमें है। खतरा उनको ये है कि किसी भी तरह जो है वो हम ये काम कर ले, वरना हमारी हुकूमत ना सिर्फ हुकूमत जाएगी बल्कि उसके बाद जो हमने जुल्म किए यानी खवातीन पर, बच्चों पर, आम लोगों पर जितनी गुंडागर्दी और बदमाशी की है, तो इलेक्शन तो चोरी किया ही है। अगर ये पकड़ा गया तो सिकंदर सुल्तान राजा कौम के गद्दार के तौर पे आर्टिकल 6 लग सकता है। फिर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान उनके लिए बुरा टाइम आ सकता है। फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस पुलिस ने एक हलाकू खान की जो तारीख रकम की है, उनके जो अफसरान हैं वो फिर पकड़े जाएंगे। फिर एक नया एहतसाब का वो शिकंजा होगा, क्योंकि जब भी इमरान खान जैसा बंदा दोबारा पलट के आएगा, अवाम की हमायत जब उसके साथ होगी तो वो फिर उसके सामने कोई बदमाशी नहीं कर सकेगा, वो अवाम की ताकत से कुचल के रख देगा। तो ये इनको खौफ है। फिर एक्सटेंशनें भी बढ़ जाएंगी, सारे प्लान खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए बगैर हाथ पांव मारे जा रहे हैं। तो फजलुर रहमान के सरबराइज ने और जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो आखिरी कील ठोक दी है, और जो इन दीवारों को गिराने के लिए बहरहाल वो काफी है। देखते हैं आने वाला एक हफ्ता इस मुल्क की तकदीर के लिए बड़ा फैसला कुन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।